नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रश्न है वो है हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास। तो चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस है, हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास की विवेचना करें। आपको इसमें पूछा गया है कि हिंदी नाटक का विकास जो है स्वतंत्रता से पहले कैसे हुआ और स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ। तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। चलिए दोस्तों बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। मैं आप लोगों से जो है बिल्कुल एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। शर्त इतना ही है कि आप ये वीडियो को पूरा देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको परिचय लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन लिखना है 50 से 60 शब्दों में। हिंदी नाटक के विकास को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदी नाटक का जो आरंभ हुआ वो 13वीं शताब्दी से हुआ, तो कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी नाटक का विकास जो है विद्यापति के समय से ही हो चुका था, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका सही विकास भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 ईस्वी तक चला था, उस दौरान जो है हिंदी नाटक का विकास हुआ। सबसे पहला जो यहाँ प्रश्न है वो ये है कि हिंदी नाटक का विकास कब हुआ। हिंदी नाटक को विकास को लेकर जो है विद्वानों के बीच काफी मतभेद है दोस्तों। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदी का नाटक जो है वो 13वीं शताब्दी से प्रचलन में आया और इस तरह से जो है 13वीं शताब्दी से ही नाटक की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ लोग मानते हैं कि जो विद्यापति है उनके समय से जो है हिंदी नाटक की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि ये जो एक संस्कृत के विद्वान थे, लेखक थे। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो भारतेंदु है, भारतेंदु युग से ही हिंदी नाटक की शुरुआत सही माने में हुआ है। और भारतेंदु युग है दोस्तों 1850 से 1900 ईस्वी। इस प्रकार से दोस्तों जो हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार हैं जिसके समय से हिंदी नाटक की शुरुआत मानी जाती है वो है भारतेंदु। तो 1850 से 1900 के बीच हिंदी नाटक की शुरुआत हुई थी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हिंदी नाटक के उद्भव और विकास, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ। पहला आपको हेडिंग बनाना है कि हिंदी नाटक का उद्भव आखिर कैसे हुआ। हिंदी नाटक को लेकर जो विद्वानों में मतभेद है वो ये है कि हिंदी नाटक लिखने की जो परंपरा है उनकी आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। इन विद्वानों को कहना है कि जो भारतेंदु थे उनके समय से ही हिंदी नाटक की शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि खाड़ी बोली में लिखा गया पहला जो नाटक था वो राजा शिव प्रसाद सिंह का था। इसका जो नाटक था उनका नाम था शकुंतला। तो शकुंतला को इन्होंने जो है हिंदी का पहला नाटक माना है, जो कब लिखा गया था 1863 ईस्वी में लिखा गया था, जो कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद है। जो राजा शिव प्रसाद सिंह ने शकुंतला को लिखा है दोस्तों वो जो है अभिज्ञान शकुंतला का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान शकुंतला जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था, इन्हीं को जो है हिंदी में अनुवाद किया था शिव प्रसाद सिंह ने। तो इस प्रकार से शिव प्रसाद सिंह ने यह दावा किया कि शकुंतला जो है हिंदी का पहला नाटक है। अब आते हैं भारतेंदु क्या कहा है। भारतेंदु जी ने कहा है कि कालचक्र में जो नहुस है, नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और नहुस की रचना किसने की थी, तो इनके पिताजी ने की थी। इनके पिताजी का जो नाम था दोस्तों वो था बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास। किनके पिताजी, भारतेंदु के पिताजी। तो भारतेंदु के पिताजी ने जो है नहुस को लिखा और इनको जो है भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक मान लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जो शकुंतला है जो राजा शिव प्रसाद ने लिखा है उनको द्वितीय नाटक माना है, हिंदी का द्वितीय नाटक। और तीसरा नंबर में जो नाटक माना गया है, तृतीय नाटक, वो विद्या सुंदर को माना गया है। और विद्या सुंदर की रचना किसने की थी, तो भारतेंदु जी ने खुद की थी। इस प्रकार से हिंदी का जो पहला नाटक नहुस को माना गया है, दूसरा नाटक शकुंतला को माना गया और तीसरा नाटक विद्या सुंदर को माना गया है। जबकि कुछ और विद्वान हैं जो दावा करते हैं कि 13वीं शताब्दी के नाटक गाय कुमार राज को जो है हिंदी का पहला नाटक माना जाना चाहिए। वहीं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ये जो है हिंदी साहित्य में बहुत बड़े आलोचक हैं, समीक्षक हैं और इनका जो है हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा दबदबा है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि हिंदी का जो पहला नाटक है वो महाराजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है जिसका नाम है आनंद रघुनंदन। तो इन्होंने आनंद रघुनंदन को जो है हिंदी का पहला नाटक माना है। हम लोग जो है हिंदी का पहला नाटक किसे मानेंगे, तो भारतेंदु जी ने जिसे कहा है नहुस पहला नाटक था, तो उसे ही हम लोग हिंदी का पहला नाटक मानेंगे। और आमतौर पर यह सहमति बन गई है कि हिंदी का जो पहला नाटक है वो नहुस को माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हिंदी नाटक का विकास और उद्भव कैसे हुआ। उसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्राम को समझते हैं, तभी जो है आपको
हिंदी नाटक का विकास यात्रा अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि हिंदी साहित्य में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, प्रमुख नाटककार होते हैं या साहित्यकार होते हैं या लेखक होते हैं, उन्हीं के नाम पर युग रखा जाता है। इसी तरह से जो है हिंदी नाटक में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे यानी लेखक थे, कवि थे, वो प्रसाद को माना गया है। यही कारण है दोस्तों कि प्रसाद जब नहीं थे उससे पहले से जो है प्रसाद युग मान लिया गया। कैसे? क्योंकि जब प्रसाद ने लिखना शुरू किया तो वो प्रसाद युग हुआ, उससे पहले प्रसाद पूर्व युग हुआ और उसके बाद प्रसाद पश्चात युग हुआ। तो हम इसको समझते हैं हिंदी नाटक का विकास यात्रा। सबसे पहली बात यह है कि प्रसाद पूर्व युग। प्रसाद पूर्व युग का मतलब है दोस्तों कि जब प्रसाद ने नाटक लिखना शुरू नहीं किया था उस समय जो है प्रसाद पूर्व युग रखा गया और इसका काल जो है 1850 से 1918 तक माना जाता है। तो प्रसाद पूर्व युग जो है दोस्तों 1850 से 1918 तक चला था। और जो दूसरा युग है प्रसाद युग, प्रसाद युग जो है 1918 से 36 तक चला था। प्रसाद युग का मतलब क्या है? तो जब प्रसाद ने खुद नाटक लिखना शुरू किया, जब रचना लिखना शुरू किया, उसी युग को जो है प्रसाद युग रखा गया और इसका काल जो है 1918 से 36 माना जाता है। उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी बांटा गया इनके युग का वो है प्रसादोत्तर युग, जो 1936 से आज तक माना जाता है दोस्तों। इसको जो है प्रसादोत्तर के अलावा पश्चात युग भी कहा जाता है, यानी प्रसाद का पश्चात युग। तो ये 3 कैटेगरी में इनके युग को बांटा गया। और जब प्रसाद पूर्व युग था दोस्तों, जब प्रसाद जी ने जो है नाटक कहानी लिखना शुरू नहीं किया था उस समय भी 2 कैटेगरी में बांटा गया युग को। एक कैटेगरी में भारतेंदु युग बांटा गया और दूसरे कैटेगरी में जो है द्विवेदी युग को बांटा गया। तो जो भारतेंदु युग है, जिनके युग से ही जो है आधुनिक हिंदी नाटक की शुरुआत मानी जाती है, वही है ये भारतेंदु जी। और 1850 से 1900 ईस्वी तक इनका युग माना जाता है। हालांकि इन्होंने 1850 से 85 तक नाटकों को लिखा था, लेकिन उस समय कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे। यही कारण है कि इनके नाम पर भी जो है 1850 से 1900 ईस्वी तक इनका युग चला। मैंने आपको बताया ना कि जो सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार होते हैं उन्हीं के नाम पर युग बांटा जाता है हिंदी साहित्य में। तो भारतेंदु युग माना जाता है कि नाटक की शुरुआत इन्होंने की थी और इनको जो है आधुनिक नाटक के जनक माना जाता है। प्रसाद पूर्व युग में जो दूसरा युग है दोस्तों वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है 1900 से 1918 तक मानी जाती है। द्विवेदी का मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कोई भी नाटक नहीं लिखे, ये एक रचनाकार थे, ये एक जो है समीक्षक थे, आलोचक थे। इन्होंने जो है एक पत्र का संपादन किया था और पत्र के कारण ही इनको जाना जाता है, जो आगे हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इन सभी को जो है हिंदी नाटक के विकास यात्रा को जानने के लिए समझ सकते हो। इस प्रकार से हिंदी नाटक के विकास यात्रा को समझने के लिए जो है आप इस डायग्राम का प्रयोग एग्जाम में कर सकते हो। इसको देखने के बाद जो है एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि इस तरह से आप अगर समझा दोगे तो उनको यह समझ में आ जाएगा कि इन्हें जो है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बेहतर तरीके से पता है। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि भारतेंदु युग से जो है किस प्रकार से हिंदी नाटक का विकास हुआ था। भारतेंदु युग के बारे में हमने आपको बताया कि 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। और इस प्रकार से जो द्विवेदी युग है 1900 से 1918 और फिर प्रसाद युग जो है 1918 से 1936। थोड़ा सा मैं जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बहुत स्लो बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है। इसीलिए मैं जो है आपको समझाते हुए थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला जो है भारतेंदु युग है, जो 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। हिंदी नाटक का जो है उद्भव 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। उत्तरार्ध का मतलब क्या है दोस्तों? 1850 के बाद यानी 1851 से उत्तरार्ध माना जाता है, 19वीं सदी का उत्तरार्ध। और 19वीं सदी का पूर्वार्ध क्या है? तो 1801 से लेकर 1850 तक 18वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाएगा। इससे पहले संस्कृत नाटकों का प्रभाव अधिक था और हिंदी में नाटक लेखन की परंपरा नहीं थी, यानी कि जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध था उससे पहले हिंदी नाटक जो है नहीं प्रचलन में था, हिंदी नाटक नहीं लिखे जाते थे। उस समय संस्कृत भाषा में नाटक लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय की जो प्रमुख भाषाएं थी वो थी संस्कृत। संस्कृत भाषा से ही दोस्तों बदलते बदलते हिंदी भाषा बन गई है। हिंदी भाषा में संस्कृत और उर्दू के वर्ड जब मिल गए तो इस प्रकार से आज की जो आधुनिक हिंदी देख रहे हो उस आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी नाटक की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से जो है हिंदी नाटक की शुरुआत मानी जाती है, इसीलिए आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी को कहा जाता है।
भारतेंदु जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने न केवल मौलिक नाटकों की रचना की बल्कि अन्य भाषाओं के नाटकों का अनुवाद भी किया। इसका मतलब क्या है? भारतेंदु जी ने केवल नाटक ही नहीं लिखे दोस्तों हिंदी में, बल्कि बहुत सारे ऐसे नाटक थे जो संस्कृत भाषा में थे, उसको हिंदी में अनुवाद किया और उन नाटक को लिखा। इसीलिए भी जो है भारतेंदु जी इतना विख्यात हैं, भारतेंदु जी इतना ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। उनके प्रमुख नाटकों में जो है एक है भारत दुर्दशा, एक है अंधेर नगरी और एक है सत्य हरिश्चंद्र। तो ये 3 नाटक जो है भारतेंदु जी के आपको याद रखनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। कौन कौन है? तो एक है भारत दुर्दशा, दूसरा है अंधेर नगरी और तीसरा है सत्य हरिश्चंद्र। तो ये 3 जो है नाटक आपको एग्जाम में लिख कर आना है कि भारतेंदु जी के ये जो है 3 प्रसिद्ध नाटक हैं। ये सभी जो नाटक है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र, आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारतेंदु के जो नाटक हैं उन पर भी टिप्पणी लिखें तभी इसका चर्चा करें। अगर आपको इसके नाटक के बारे में ना पूछा जाए तो केवल आप इतना संकेत कर दें कि भारतेंदु जी का जो है ये 3 नाटक प्रसिद्ध है। मैं आपको जो है भारतेंदु के जो 3 प्रमुख नाटक है इनके बारे में इसलिए चर्चा कर दे रहा हूँ ताकि अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि भारत दुर्दशा पर टिप्पणी लिखें या अंधेर नगरी पर टिप्पणी लिखें तो आसानी से यहाँ पर आप बता सकते हो। तो हम लोग इनके कहानी को थोड़ा समझते हैं कि भारत दुर्दशा में क्या बताया है, फिर इसके जो है अंधेर नगरी के बारे में जानेंगे कि अंधेर नगरी में क्या है, और फिर सत्य हरिश्चंद्र के बारे में जानेंगे। तो पहला जो है वो है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा का मतलब यह है दोस्तों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा को 1875 में लिखा था और यह एक प्रमुख नाटक है भारतेंदु का। इसमें उन्होंने भारत की तात्कालिक स्थिति का चित्रण किया है। नाटक में भारत की दुर्दशा के लिए ब्रिटिश शासन और वापसी कला को मुख्य कारण बताया है। यानी भारतेंदु जी ने यह बताने का प्रयास किया भारत दुर्दशा में कि भारत की जो अभी स्थिति है इनके पीछे जो कारण है वो है राजाओं के बीच वापसी कला। भारत के जो राजा थे ना वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, तो उनको एक कारण बताया है। दूसरा कारण बताया कि इस समय जो है ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हो गई थी। यही कारण जो है भारत की स्थिति इस प्रकार से है। भारतेंदु ने भारतवासियों से इस दुर्दशा पर रोने और इसे समाप्त करने का आह्वान किया है। भारतेंदु ने जो है इस नाटक को लिखकर भारतीयों को कहा है कि भाई अभी भी समय है, जाग जाओ, जो तुम्हारी स्थिति है इस स्थिति से निकलो। यह नाटक भारत के अतीत के गौरव, वर्तमान की दुर्दशा और भविष्य की आशा को दर्शाता है। इस प्रकार से दोस्तों जो भारत दुर्दशा है इसमें भारत के जो अतीत है, अतीत के बारे में बताया गया है कि हमारा जो अतीत है गौरवपूर्ण था, गौरवमय था। यही कारण है दोस्तों कि भारत को अतीत में सोने की चिड़िया कही जाती थी। यही बात जो है भारतेंदु जी ने भारतीयों को बताना चाह रहा है। और वर्तमान की दुर्दशा के बारे में भी बताया है कि हमारी जो दुर्दशा है इसके पीछे अंग्रेज और भारतीय राजा हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। और तीसरी बात इन्होंने बताया है कि भविष्य में हम लोग जो है अपनी दुर्दशा से कैसे निकल सकते हैं। तो यही था भारत दुर्दशा की कहानी। भारतेंदु जी का जो दूसरा प्रमुख नाटक है वो है अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में अंधेर नगरी को लिखा गया और यह नाटक जो है एक हास्य व्यंग्य नाटक है। हास्य व्यंग्य मतलब राजा का यहाँ पर जो है मजाक उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है एक विवेकहीन राजा होता है जो न्याय और अन्याय को बराबर समझता है। इसमें भारतेंदु जी ने जो है अराजकता और विवेकहीन शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। उन्होंने दिखाया है कि जहाँ न्याय और अन्याय में भेद नहीं होता, यानी कि जहाँ पर जो है न्याय और अन्याय में कोई भेद नहीं होता है। यहाँ का जो राजा था अंधेर नगरी का, वो राजा न्याय और अन्याय को एक ही समझता है। वो राजा क्योंकि विवेकहीन है, उनके पास कोई बुद्धि ही नहीं है। वहां पर जो है प्रजा को राजा की मूर्खता के कारण कष्ट सहना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो राजा है दोस्तों अंधेर नगरी में, वह राजा विवेकहीन है। जहाँ विवेकहीन राजा होगा वहां पर न्याय और अन्याय के बारे में भेद नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो प्रजा होगा उनको जो है राजा के मूर्खता के कारण कष्ट सहना पड़ता है। नाटक के माध्यम से उन्होंने जन चेतना को जागृत करने और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया है। दोस्तों कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष करने, अंग्रेजों के प्रति जो है लोगों को जागृत करने या अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, जो यहाँ पर अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, उनके खिलाफ जो है आवाज उठाने का संदेश दिया है। इसमें कहानी ये है दोस्तों कि एक जो है गुरुजी थे, उनके 2 चेले थे, 2 शिष्य थे। तीनों जाते हैं घूमते हुए। एक जो है शहर में जो भाजी है और जो खाजा है दोनों एक ही दाम पर मिलता है, इसीलिए कहा जाता है
कि 1.25 शेर खाजा, 1.25 शेर भाजी, अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ इस प्रकार से है। तो वहां पर जो भाजी है जो खाजा है, दोनों का दाम एक ही है। आप जो है मान लो 1 kg खाजा लेते हो तो भी जो है दाम उतना ही देना पड़ेगा, यदि आप 1 kg भाजी लेते हो तो ही दाम उतना ही देना पड़ेगा, दोनों बराबर है। इसलिए उनके गुरुजी कहता है कि देखो शिष्य, ये जो शहर है ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो है भाजी और जो है खाजा एक ही दाम पर मिल रहा है। ऐसे में यहाँ का जो शासक है ना, हमको सही नहीं लग रहा है, यहाँ से हम लोगों को तुरंत निकल जाना चाहिए। उनमें से एक जो शिष्य उनका था लालची था, बोला ना गुरुजी ना, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, यहाँ से खूब खाजा खाऊंगा और फिर मोटा ताजा हो जाऊंगा। तो इनके गुरुजी और एक और शिष्य थे, वो चला गया यहाँ से और एक शिष्य यहीं रह गया। वो शिष्य यहाँ पर खाजा पूरा खाया, मोटा ताजा हो गया। एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति का जो है बकरी मर जाता है, कैसे? दीवार गिरने के कारण। अब जो है जिनका बकरी मरा है वो व्यक्ति जाता है राजा के पास और कहता है राजा जी, मेरा जो है बकरी मर गया क्योंकि उस व्यक्ति का दीवार गिर गया था मेरे बकरी पर। तो राजा जी उनको बुलाता है कि तुम्हारा दीवार जो है गिर गया, यही कारण है कि इनका बकरी मर गया, तुमको जो है इसका सजा मिलेगा। अब वो व्यक्ति कहता है राजा जी, मेरा इसमें क्या गलती है? दीवार गिर गया तो ऐसे में मेरा क्या गलती है? मिस्त्री का गलती है, उन्होंने ही दीवार दिया था। अब राजा जी कहता है कि मिस्त्री को बुला के लाओ। मिस्त्री को लाता है। फिर राजा जी से मिस्त्री कहता है कि राजा जी, मेरा क्या गलती है इसमें? हमने दीवार दे के तो चला गया, ऐसे में जो है जो पानी देने वाला है कम पानी दिया होगा, यही कारण इनका दीवार गिर गया होगा। अब जो है कहता चलो पानी देने वाला को बुलाओ, माली को। अब आया माली, बोला क्यों जी, तूने जो है पानी सही से नहीं दिया, वही कारण था कि इसका दीवार गिर गया, इनके बकरी मर गया। तो पानी देने वाला कहता है कि मोटर सही से चलाया नहीं तो हम कैसे पानी देते। तो इस प्रकार से सभी लोग एक दूसरे पर जो है इल्जाम थोप देते थे। अंततः जो है वहां पर जो दोषी पाया गया वो पहरेदार को माना गया। पहरेदार को इसलिए माना गया, अभी के समय मान लो पुलिस जो उस समय पहरा देता था रात में, बोला अगर ये व्यक्ति सही से पहरा देता तो इनके बकरी वहां ना जाता, दीवार ना गिरता, ना मरता ये, इसीलिए इन्हीं को ही फांसी देना चाहिए। राजा ने इस बात को तय कर दिया। अब जो है जो व्यक्ति को फांसी देने वाला था, पहरेदार काफी पतला दुबला था, और जो फांसी का फंदा बनाया गया था राजा के द्वारा, वो फंदा उसमें फिट नहीं हो रहा था। राजा इतना अंधा था कि उनका कहना था कि किसी को फांसी देनी ही चाहिए क्योंकि हमें न्याय करना है। अब बोला कि शहर में कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढो जिसका जो है गर्दन इस फांसी के फंदा में सेट हो सके। ऐसे में जो एक व्यक्ति मिला जिसका जो है उस फांसी के फंदे में गला सेट हो पा रहा था। और वो व्यक्ति कौन था? वही व्यक्ति जो इनके शिष्य था, जिसको कहा था देखो चले यहाँ पर मत रुको, यहाँ पर जो है हमें सही राजा नहीं लग रहा है, जिन्होंने पूरा खाजा खाया था, 1.25 शेर खाजा और 1.25 शेर भाजी खा रहा था। अब उसको पकड़ के लाया और बोला देखो तुम्हारा जो है गला इस फांसी के फंदा में फिट हो रहा है, इसीलिए तुमको ही कल फांसी मिलेगी। अब ये होता है दोस्तों कि उनके जो शिष्य था वो मुसीबत में फंस जाता है। अब ये जो है सोचता मैं क्या करूं, मैं तो अब मुसीबत में फंस गया हूँ। तब जो है इन्हें अपने गुरुजी के बारे में याद आता है और किसी तरह से उनके पास संदेश भेजाता है कि गुरुजी मैं बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया हूँ, कृपया मेरी मदद कर दें। इनके गुरुजी आते हैं और राजा से मिलता है और कहता है कि जो है राजा जी मुझे फांसी दे दीजिए। क्यों? राजा जी कहता है तुम्हें क्यों फांसी दूं? फांसी देने के लिए जो है हमने एक व्यक्ति को चुन लिया है, बस उन्हीं को फांसी मिलेगा। तो उनके जो है गुरुजी कहते हैं कि आप समझ नहीं रहे हो, मुझे फांसी देनी ही जरूरी है आपको। उनके गुरुजी कहते हैं देखो मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे फांसी दे दो, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो राजा कहते हैं मैं तुम्हें फांसी क्यों दूं, तुम क्यों मरना चाहते हो? बेसिकली राजा यह जानना चाह रहा था कि ये व्यक्ति आखिर मरना क्यों चाहता है उनके गुरुजी। तो उनके गुरुजी कहता है कि ऐसा है ना राजा साहब कि जो कल का दिन है ना बड़ा शुभ दिन है, और कल जो व्यक्ति मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी फांसी हो। अब राजा कहता है अच्छा ये बात है कि तुम्हें फांसी मिलनी चाहिए, मतलब मैं पागल हूँ, मैं फांसी पर ना चढ़ूं तुम्हें फांसी दूं। और इस प्रकार से राजा खुद फांसी के फंदे पर लटक जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाता है दोस्तों। वही कहा जाता है कि जहाँ पर राजा न्याय और अन्याय के बारे में ना जानता हो, दोनों एक ही समझता हो, वहां पर यही हाल होता है जनता का। और बेसिकली यहाँ पर जो भारतेंदु जी है अंग्रेज को संकेत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये खुलकर लिख नहीं पा रहे अंग्रेज के बारे में। क्यों? क्योंकि इनके नाटक पर पाबंदी लगा दी जाएगी।
दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि बहुत लंबा वीडियो देखें। हालांकि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा, जिनको वाक्य में इस कहानी को समझना है, इस आंसर को अच्छे से लिखना है, वो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखेगा, मेरा ये उद्देश्य है। तीसरा जो इनका नाटक था वो था सत्य हरिश्चंद्र। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, सत्य हरिश्चंद्र पर मूवी भी आ चुका है, तो आप चाहे तो इसे देख सकते हो। भारतेंदु जी ने जो है सत्य हरिश्चंद्र को 1885 में लिखा था, और ये भी जो है इनका एक प्रमुख नाटक है। इसमें जो है सूर्यवंशी राजा होता है, और सूर्यवंशी राजा का नाम होता है हरिश्चंद्र। बेसिकली यहाँ पर हरिश्चंद्र की कहानी के बारे में बताया गया है। और हरिश्चंद्र जो था वो जो है सत्य और धर्म का हमेशा पालन करता था। उनका कहना था कि सत्य और धर्म पर चलने के लिए जो है हम सब चीज का बलिदान कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो हरिश्चंद्र थे, उन्होंने सत्य पर चलने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए हर किसी को छोड़ देता है, हर किसी का त्याग कर देता है। चाहे राजपाट हो, चाहे परिवार हो, चाहे सुख सुविधा हो, हर चीज का ये जो है त्याग कर देता है। और ये जो है अपने वचन पर हमेशा अडिग रहता है, अपने वचन को जो है कभी भी नहीं भूलता है दोस्तों। यही कारण है कि इनको सत्य हरिश्चंद्र कहा जाता है। इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आता है, इन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए उसके बावजूद भी इन्होंने कभी हार नहीं माना और धर्म और सत्य का हमेशा पालन किया। यही कारण है कि जब नाटक लिखा गया भारतेंदु द्वारा सत्य हरिश्चंद्र, तो ये जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नाटक हुआ। इसमें बेसिकली धर्म और नैतिकता के महत्व को उजागर किया गया है कि हमें कैसे सत्य और धर्म पर चलना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। दूसरा जो है दोस्तों द्विवेदी युग, जो 1900 से 1918 तक मानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, द्विवेदी युग जो है किसके नामकरण पर रखा गया है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग रखा गया है बेसिकली। जो इस युग के प्रमुख साहित्यकार और विचारक थे। मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने कोई नाटक नहीं लिखा है, लेकिन इसके युग में बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने नाटक लिखा है। उन्होंने जो है 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था सरस्वती, और हमेशा जो है सरस्वती पत्रिका में इन्होंने कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास किया, लोगों को जो है जागृत करने का प्रयास किया। यही कारण है दोस्तों कि इनको जो है हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण लेखक, विचारक या समीक्षक माने जाते हैं। द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य में आदर्शवाद, राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार के विषय प्रमुख थे। यानी कि इस समय जो है अंग्रेजों का शासन था। यही कारण है कि इस समय राष्ट्रीय भावना फैलाने के लिए, समाज सुधार के लिए जो है इन्होंने बहुत सारे चीजों को लिखा है। इस युग में कई प्रसिद्ध कवि हुए दोस्तों जिन्होंने नाटक लिखा था, जिसमें एक है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्होंने हरियोध के लिखा है। हरियोध क्या है? हरियोध जो है एक नाटक है जिसमें रासलीला के बारे में बताया गया है। रासलीला का मतलब है कृष्ण और राधा के कहानी के बारे में बताया गया, उनकी जो प्रेम कहानी है, जो रासलीलाएं हैं, उनके बारे में बेसिकली इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा जो शिवनंदन सहाय है और राय देवी प्रसाद, ये सभी जो है शामिल है। इन नाटकों का उद्देश्य क्या है, तो समाज में जागरूकता फैलाना, नैतिकता को बढ़ावा देना। तीसरा जो युग है वो है प्रसाद युग, जो 1918 से 1936 तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। छायावादी का मतलब है दोस्तों कि आधुनिक युग में छायावाद एक युग है जिसमें कुछ प्रमुख कवि आए, जिसमें से एक थे जयशंकर प्रसाद खुद, और इसके साथ जो है एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक थे सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी। ये सभी जो है छायावाद के प्रमुख कवि थे। इसके अलावा जो है प्रसाद एक नाटककार थे, कथाकार थे। इन्होंने जो है कविता लिखने के अलावा नाटक भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी है। यही कारण है कि इनके नाम पर जो है इनका युग रखा गया है। उन्होंने नाटकों की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे नाटक से। और ये जो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटक है दोस्तों, ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त और जो स्कंदगुप्त था वो राजा था, और इस पर जो है इतिहास जब लिखा गया तो इन्होंने इतिहास को ये जो है साहित्य में लिखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से जो इनका चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त है वो भारतीय इतिहास और संस्कृति पर आधारित नाटक है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों जो प्रसाद युग है 1918 से 36 माना जाता है, और इस समय जो है छायावाद की शुरुआत हिंदी में मानी जाती है, जिसमें जयशंकर प्रसाद के साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सुमित्रा नंदन पंत थे और महादेवी वर्मा, ये सभी जो है प्रमुख कवि हैं छायावाद के।
बेसिकली आपको छायावाद नहीं जानना है अभी, क्योंकि छायावाद जो है जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं उनको पढ़ना होता है हिंदी साहित्य में, और मेरा जो है वैकल्पिक विषय जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, इसीलिए मैं जो है इसको बड़ा डिटेल्स में पढ़ा हूँ और मुझे पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। आपको उतना ज़्यादा डिटेल में छायावाद नहीं जानना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ छायावाद क्या है। तो इसमें 4 प्रमुख कवि थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जयशंकर प्रसाद एक खुद थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, सुमित्रा नंदन पंत थे और महादेवी वर्मा थी। तो ये 4 प्रमुख कवि थे। इस युग की जो रचना थे उनमें भावुकता, रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम की प्रमुखता थी। भावुकता का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब दो लोग प्रेम करता है तो वो एक दूसरे के प्रति काफी भावुक होता है। कि मान लो एक नायक है, एक नायिका है, नायक नायिका से जो है बहुत प्रेम करता है, यही कारण है कि नायिका को जो है थोड़ा सा चोट लगी। अब नायक पूरा परेशान है कि कैसे तुमको चोट लगा, क्या हो गया, या इसका उल्टा भी हो सकता है, नायिका जो है नायक को चोट लग गया और चोट लगने के कारण उनका खून बह रहा है। अब नायिका पूरा जो है परेशान है कि कैसे तुमको चोट लग गया, उसके चोट को देखकर इतना परेशान है कि उनको भी खुद का ख्याल नहीं है। इस प्रकार से जो है वो दोनों एक दूसरे के प्रति भावुक है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो कोई 17-18 साल का लड़का है और कोई 17-18 साल का मान लो लड़की है, उन दोनों के बीच जब प्रेम होता है तो इस समय जो है जो भावुकता का चरम होता है ना, पूरा उत्कर्ष पर होता है, बहुत ज़्यादा जो है भावुकता होता है। अगर मान लो लड़की ने लड़के से कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लड़का कहता हाँ करता हूँ। लड़की ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो लड़का कहता है कि तुम जो भी बोलो मैं वो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो कहता है कि तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, तो लड़का कहता है बस इतनी सी बात, बोलो कहाँ से कूद के जान देनी। तो इस प्रकार से भावुकता होती है दोस्तों। तो छायावाद में प्रेम के प्रति जो है सहजता है, भावुकता है। रहस्यवाद का मतलब क्या है? रहस्यवाद का मतलब होता है कि उस समय जब लोग एक दूसरे से प्रेम करता था तो रहस्य उसका होता था, कोई और नहीं जानता था, या तो उनका दोस्त जानता था या वो व्यक्ति खुद जानता था, खुद के सिवा जो है किसी को नहीं बताता था कि वो किससे प्रेम करता है। तो इस प्रकार से जो प्रेम था उसको रहस्यवाद भी कहा गया है। इसके अलावा प्रकृति के प्रति जो प्रेम की प्रमुखता थी, इसका मतलब क्या है? प्रकृति के प्रति प्रेम जो है इसका मतलब ये है दोस्तों कि छायावाद के कवियों ने जो है जो प्राकृतिक है, जो नेचर है, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनको जो है मानव की तरह ही महत्व दिया है कि मानव का जितना महत्व है उनका भी उतना ही महत्व है। तो मानव की तरह ही जो है प्रकृति को देखा है। उसके बाद जो है आपको पूछा गया है क्वेश्चंस में दोस्तों कि स्वतंत्रता से पहले जो है हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ, और फिर आपको पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्तों, लेकिन इससे कम समय में पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं था, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना लंबा वीडियो, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ। स्वतंत्रता से पहले दोस्तों हिंदी नाटक का विकास जो है भारतेंदु युग से शुरू हुआ था। इस युग में नाटककारों ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को अपने नाटक का हिस्सा बनाया। यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो नाटक लिखे गए थे, चाहे भारतेंदु हो या अन्य नाटककार हो, उन्होंने जो है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा को उठाया कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, बहुत सारे कुरीतियां थी समाज में, रूढ़िवादी परंपरा थी, जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ये पुरानी कुरीतियां तो है दोस्तों। तो सामाजिक सुधार के लिए भी या राजनीतिक मुद्दा के लिए भी उस समय नाटक लिखे गए। राजनीतिक मुद्दा क्या था? तो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था, इसलिए यहाँ के लोग चाहते थे कि भारतीय लोगों के दिलों में जो है राष्ट्रीय भावना फैले ताकि अंग्रेजों से छुटकारा मिल सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, द्विवेदी युग था, और द्विवेदी युग में जो है जो नाटककार थे, उन नाटककारों ने समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए नाटक लिखे। इस समय दोस्तों समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना द्विवेदी युग के नाटककारों की प्रमुख समस्याएं थी, क्योंकि उस समय समाज सुधार करना जरूरी था। क्योंकि दोस्तों जब तक भारतीय लोगों के दिलों में राष्ट्रीय भावना नहीं फैलाया जाएगा, तब तक जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ के लोग लड़ना नहीं चाहेंगे, यहाँ के लोग जो है अपना साहस नहीं दिखाएंगे। यही कारण है इस दौरान के जो कवि थे, नाटककार थे, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना फैलाने का प्रयास किया। इसके अलावा प्रमुख नाटककारों में जयशंकर प्रसाद भी थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जैसे नाटक को लिखा है। दोस्तों आपके जो है पाठ्यक्रम में ध्रुव स्वामिनी क्वेश्चन पूछा गया आगे, तो हम जब बात करेंगे ध्रुव स्वामिनी, उसी समय चंद्रगुप्त के बारे में भी चर्चा हो जाएगी कि ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त नाटक क्या है। उसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग बनाना है नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद नाटक के विकास।
स्वतंत्रोत्तर नाटक का मतलब ही है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद नाटक का विकास कैसे हुआ। स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदी नाटक ने नए आयाम प्राप्त किए। इस दौर में जो नाटककार थे उन्होंने आधुनिक जीवन की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को अपने नाटकों में प्रस्तुत किया। अब जो है चूंकि स्वतंत्रता मिल चुकी थी, अंग्रेज यहाँ से भाग चुका था, अब जो है आधुनिक युग में जीवन जीने के लिए जो समस्याएं होती है दोस्तों एक व्यक्ति के लाइफ में, तो उन पर जो है नाटक लिखा जाने लगा। इसके अलावा कुछ सामाजिक मुद्दे भी थे, उन पर भी जो है नाटक लिखा गया। उनमें से था मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और विजय तेंदुलकर। ये जो है आधुनिक युग के सबसे प्रमुख नाटककार हैं जिन्होंने जो है नाटक को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोस्तों मोहन राकेश जी ने जो है एक नाटक लिखे थे जिसका नाम था आषाढ़ का एक दिन। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, और ये नाटक ऐसा है जो पढ़ के आपको लगेगा कि क्या नाटक है, पढ़ के मजा आ जाएगा। और इस नाटक को पढ़ने के दौरान दोस्तों आपको जो है आंसू आ ही जाएगा। इसमें जो कहानी है दोस्तों कालिदास के कहानी के बारे में लिखा गया है, और कालिदास का जो है प्रेम मल्लिका से होता है, और मल्लिका और कालिदास के जो प्रेम है उन प्रेम कथाओं के बारे में लिखा गया है दोस्तों। काफ़ी अच्छा नाटक हमको ये लगा, और पढ़ने के बाद वाकई में ऐसा लगा कि दोबारा पढ़नी चाहिए, और हमने इसको 2-3 बार पढ़ी है। और फिर है धर्मवीर का अंधा युग, और ये भी जो एक प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सभी प्रसिद्ध नाटक थे। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास एक लंबी यात्रा है। अब देख रहे हो ना कितना लंबी यात्रा है, पढ़ाने में केवल 30 मिनट लग रहा है, तो अब समझ सकते हो कितनी लंबी यात्रा है, जिसमें समाज और समय के साथ साथ नाटककारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि दोस्तों स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी समाज को जागरूक करने में हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतना ही नहीं, जब कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, टीवी नहीं था, फिल्में नहीं आती थी, उस समय जो है नाटक खेले जाते थे मंचों पर, और इससे मनोरंजन किया जाता था। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, यानी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का, हिंदी ऑनर्स का सभी प्रश्न लेकर आऊँ तो कमेंट करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सपोर्ट करें। अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।